सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि बरसात में किस तरह रखें दुधारू पशुओं की देखभाल। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। तिलहन दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज। 50 लाख टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला। पिछले साल ऑलिव ऑयल का आयात 66% बढ़ा। राजस्थान के 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्वार की बुआई का लक्ष्य और छत्तीसगढ़ में औषधीय और सुगंधित पौधों का बुआई रकबा बढ़ा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। तिलहन और दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन और दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में तिलहन और दालों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन और दालों के उत्पादन बढ़ाने की योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन के अनुसार देश में तिलहन और दालों की कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए देश को तिलहन और दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के प्रयास के कारण ही पिछले साल 19.57 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ था, जिसे इस साल और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री के अनुसार तिलहन और दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर होने से देश की काफी विदेशी मुद्रा बचेगी। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख टन चावल का अतिरिक्त आवंटन कर इन लोगों को राहत देते हुए मार्च 2015 तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है। देश में अनाज वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर यानी कि एपीएल के दायरे में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस बारे में फैसला देते हुए जुलाई 2014 से मार्च 2015 की अवधि या संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने तक के लिए ऐसे परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला लिया है। अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन होने से उन राज्यों के परिवारों को फायदा होगा जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य अनाजों की निरंतर मांग पर विचार करते हुए अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के आयात में 66% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में इस साल ऑलिव ऑयल का उत्पादन सामान्य रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में ऑलिव ऑयल का आयात 66.36% बढ़कर करीब 11,900 टन तक पहुंच गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ऑलिव ऑयल के मूल्य में करीब 40% की बढ़ोतरी होने के बावजूद आयात बढ़ा है। इस साल ऑलिव ऑयल का उत्पादन सामान्य स्तर पर रहने के बावजूद इसके मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में इटली और स्पेन से करीब 90% ऑलिव ऑयल का आयात किया जाता है। पिछले साल इटली से करीब 3,720 टन और स्पेन से 7,050 टन ऑलिव ऑयल का आयात किया गया। मॉनसून के रुख को देखते हुए राजस्थान कृषि निदेशालय ने प्रदेश में ग्वार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। निदेशालय ने प्रदेश में 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्वार की बुआई का लक्ष्य रखा है। राजस्थान कृषि निदेशालय ने इस साल मानसून के रुख को देखते हुए प्रदेश में ग्वार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। निदेशालय के मुख्य सांख्यिकी अधिकारी ने कहा कि इस बार बारिश के रुख को देखते हुए प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान फसलों का रकबा 155 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा होगा। उन्होंने बताया कि इस साल ग्वार, बाजरा, दलहन और सोयाबीन की बुआई ज्यादा हो सकती है। ग्वार की बुआई का लक्ष्य ज्यादा रखा गया है। सोयाबीन की बुआई के लक्ष्य में भी 25% की बढ़ोतरी की गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिश के कारण प्रदेश के किसानों का रुझान परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधीय पौधों के उत्पादन की ओर हो रहा है। फायदे का सौदा साबित होने के कारण छत्तीसगढ़ में औषधीय और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिश के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों में परंपरागत फसलों के स्थान पर औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन की ओर रुझान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि प्रदेश में औषधीय और सुगंधित पौधों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इन पौधों का उत्पादन बढ़कर 84,000 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इन पौधों के उत्पादन में बढ़ती किसानों की रुचि का मुख्य कारण अच्छा मुनाफा है। एलोवेरा, खसखस, सफेद मूसली, अश्वगंधा, लेमन ग्रास जैसे औषधीय और सुगंधित पौधों की आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां सबसे बड़ी खरीदार हैं, जो किसानों को इनका अच्छा मूल्य देती हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा भी किसानों को इन पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है। ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश होने से इन इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस साल मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान की बुआई कम क्षेत्र में करें। जहां सिंचाई की व्यवस्था कम है, वहां धान की जगह अन्य फसलें जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, ग्वार, बाजरा, दलहनी फसलों आदि का चयन करें। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। सरसों तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख अभी आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में सरसों के तेल की आपूर्ति अधिक रहने और मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत जीरे और इलायची की आपूर्ति में भी कमी आने से इसके दामों में तेजी बनी रहने की संभावना है। घरेलू बाजार में हरी सब्जियों की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले बेरोजगार कृषि आधारित रोजगार अपनाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और इनमें पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे न केवल खेती करने वाले किसान बल्कि भूमिहीन किसान भी अपना सकते हैं और महिलाएं इसमें अपना अच्छा योगदान दे रही हैं।
ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत बड़े प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और आपको भरपूर लाभ मिलता है। इस समय मौसम बदल रहा है और मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं में बीमारियां आने का डर रहता है। हालांकि इस बार मौसम विभाग द्वारा कम बारिश की सलाह बताई जा रही है, लेकिन जैसा भी मौसम हो आपको बरसात के हिसाब से अपने पशुओं की देखभाल करनी है। दुधारू पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें और आपको दे सके अधिक से अधिक उत्पादन। आइए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर RN शर्मा जी से और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी RS सांगवान जी। डॉक्टर शर्मा, आजकल का जो मौसम है उसमें गर्मी है, तापमान भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ के साथ नमी भी है। तो ये इसमें बेचैनी बहुत आ जाती है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। खासकर जो दुधारू पशु हैं उनका दूध भी कम हो जाता है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में और ऐसे समय में किन बातों की आप सिफारिश करना चाहेंगे ताकि पशु का उत्पादन भी बना रहे और काम करने वाला पशु काम भी करे और जो छोटे पशु हैं उनकी बढ़ोतरी भी बराबर हो? बिल्कुल, जो ये मौसम है जिसमें ज़्यादा नमी होती है, आर्द्रता होती है और वातावरण का जो तापक्रम है वो भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे मौसम में हम मनुष्यों के साथ हमारे पशुओं को भी बहुत तकलीफ़ होती है। और ये देखा गया है कि इन दिनों के अंदर हमारे पशुओं का दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है और ये भी देखा गया है कि इन दिनों में दूध की खपत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे आइसक्रीम बनाना है, लस्सी पीना है, दही है, मतलब इसकी मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं का पूरा ध्यान रखें ताकि उनका दूध बना रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि देखो, एक तो पशु को हवादार जगह में रखें जहाँ पेड़ हों, क्योंकि पेड़ के नीचे पशुओं को काफ़ी खुली हवा मिलती है और ऐसी जो जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, तो ऐसे वातावरण में पशु को आराम रहता है। अगर हमारे किसान भाइयों ने अगर मान लो कोई टीन की छत डाल रखी है, पेड़ नहीं है और उस जगह पे अगर हमारे पशु बंधे हैं, तो ये देखा गया है कि छत से भी हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। विशेषकर अगर टीन की छत डाल रखी है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो उनके लिए सिफारिश हम ये करते हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर अगर मान लो धान पैदा होता है तो उनके पास जैसे धान के पूले हैं, सरकंडे के पूले हैं या ज्वार बाजरे के हैं, कोई ऐसा छप्पर बना के अगर छत पर रख देते हैं तो काफ़ी हद तक जो है शेड के अंदर जो गर्मी का प्रभाव है काफ़ी कम हो जाता है और हमारे पशु उसमें आराम से रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई किसान तो इतने सयाने हैं कि 11 बजे के बाद एक दो दफ़ा पानी भी बल्कि छिड़क देते हैं ऊपर, जो आपने कहा ना घास फूस डाल दो, तो उसे काफ़ी ठंडक 3-4 बजे तक रहती है और पशु भी आराम से। ये भी तरीका बहुत अच्छा है। विशेषकर अगर हाईटेक डेयरी लगा रखी है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है, शेड काफ़ी लंबे हैं, तो ऐसे जो डेयरी फार्म हैं वहाँ पर तो स्थायी रूप से जो है स्प्रिंकलर, जिनको छिड़काव विधि कहते हैं, जिनको खेतों में लगाते हैं, वो लगाते हैं और दोपहर 2-3 घंटे उसको छिड़काव करते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक जो है हमारी जो छत है शेड की वो ठंडी रहती है और पशु जो है ना उसमें भी आराम महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने का क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसे पशु है, दूध देने वाला है, उसको अधिक से अधिक किस किस्म का चारा दें, क्योंकि गर्मी तो बहुत है जी और दूध भी कम हो जाता है, पानी भी अगर ज़्यादा पिलाएं तो उसका भी असर पड़ा है। और जो काम करने वाले हैं उनके लिए कोई अलग दें दाना चारा, या आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, दाने का अपना अलग महत्व है। पशु को संतुलित आहार मिलना चाहिए और इसमें 3-4 चीज़ हैं। देखिए, जैसे एक सूखा चारा हमारे किसान भाई देते हैं, विशेषकर उसमें तूड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गेहूं का तूड़ा, लेकिन कुछ जगह पे कड़वी भी दे देते हैं और कई राज्यों में तो हमने देखा जैसे धान का पुआल है वो भी मतलब दिया जा सकता है। हरे चारे में आजकल देखा गया है कि जैसे ज्वार है और बाजरी है, मकचरी है, मक्का है और लोबिया है, इस तरह के हरे चारे मतलब उपलब्ध हैं। उसी तरह तीसरा जो है उसमें दाने होता है, दाना में जो है अनाज, खल, चोकर, खनिज मिश्रण और नमक, ये 5 चीज़ें जो है होना उसमें ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ऐसे मौसम में जैसे हम लोगों को पसीना आता है उसी तरह हमारे पशुओं को भी पसीना आता है और उसमें देखा गया है कि पशुओं के शरीर से काफ़ी मात्रा में नमक और कई तरह के जो तत्व हैं वो पसीने के साथ निकल जाते हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि उनको नमक भी दाने में 1% होना चाहिए और खनिज मिश्रण जो है 2% ज़रूर होना चाहिए। जो ये खनिज मिश्रण है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कॉपर, कोबाल्ट है और बहुत विटामिन्स भी होते हैं। तो ये हमारे पशुओं को इस गर्मी से काफ़ी राहत दिलवाते हैं, क्योंकि जो देखा
देखा जाए ना, एक तरह से कहते हैं हीट स्ट्रेस, जो गर्मी का जो दुष्प्रभाव है हमारे पशुओं पर पड़ जाता है। तो ये अगर हम खनिज मिश्रण देंगे, और इसके साथ साथ मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि ऐसे मौसम में हमारे किसान भाई कैल्शियम भी ज़रूर दें उस पशु को। कैल्शियम फास्फोरस का कई बोतल दवाई आती है, तो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लें, और उसमें इस तरह का जो विटामिन का जो सीसी है उसमें कैल्शियम मिला के दें, तो काफ़ी हद तक जो हमारे विशेषकर जो संकर नस्ल के पशु हैं उनको काफ़ी उसमें राहत मिलती है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये भैंसों में ब्यात का समय है, अब चल रहा है, जुलाई अगस्त में भैंस ब्याती है, तो ब्याते वक्त क्या क्या सावधानी रखें, पशु को भी दिक्कत ना हो, एकांत में हो, आपकी क्या राय है उसमें? और इमीडिएटली मतलब फ़ौरन बाद बच्चा पैदा हुआ है तो क्या सावधानी बरतनी है उसकी साफ़ सफाई के लिए? विशेषकर भैंसों में ये प्रसव का समय होता है, और कुछ भैंसें इस समय मतलब एक गर्भावस्था में भी है। तो एक तो गर्भावस्था में जो पशु हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उनको ताज़ा पानी पिलाएं 2-3 बार, अच्छी तरह से अन्य पशुओं के साथ उनको नहलाना चाहिए, और नहलाने में भी सावधानी बरतें कि सिर पर पानी ज़रूर डालें। उससे काफ़ी हद तक जो है, क्योंकि जो गर्मी का जो प्रभाव है वो दिमाग की से कंट्रोल होता है, तो अगर पानी सिर पर डालेंगे तो काफ़ी हद तक हमारे पशु को गर्मी से राहत मिलती है। जहाँ तक पशु के ब्याने की बात है, इसमें हमारे किसान भाई कई बार कई गलती करते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि जब पशु का प्रसव हो तो उस पशु को छेड़ना नहीं चाहिए, उसको एकांत में बांध करके उस पर निगाह रखनी चाहिए, और उसको पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान क्या है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन उसके शरीर से निकलता है जो दर्द पैदा करता है, जिसको कहते हैं प्रसव का दर्द कहते हैं। जी। हाँ, तो उसमें पशु कई बार परेशान होता है, कई बार बैठेगा, कई बार उठता है, चक्कर काटता है, तो उसको ये दर्द की चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसको अगर बच्चा जब पहले पानी आता है और जब बच्चा बाहर आता है तो उसका अगले पैर सिर और आते हैं, अगर ऐसी स्थिति में तो उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो देखा गया कि 1 घंटे में ही पशु अपने आराम से बच्चा बाहर आ जाता है, कुदरती तौर पे आ जाता है। और ऐसे पशु में जब प्रसव इस तरह का होता है तो ये देखा गया है कि उसका जेर भी नहीं रुकती। कई बार हमारे किसान भाई उसमें ज़बरदस्ती, जैसे ही मुंह आया तो उसमें हाथ डाल देते हैं, कई बार ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या है, उसका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चा तो बाहर निकाल देते हैं लेकिन जेर फंसी रह जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाती है। और अगर जेर, हाँ बिल्कुल, अगर डॉक्टर से निकलवानी पड़ी या मान लो छोड़ दिया तो नेचुरल है कि वो उसके अंदर जो है सड़ाव पड़ जाता है, और सफ़ेद द्रव सा जो है ना बच्चेदानी से बाहर आता रहता है, और वो पशु कभी भी अपने दूध की पूरी क्षमता पर नहीं आता। और ये देखा गया कि ऐसा पशु अगले ब्यात के लिए भी वो उसमें समस्या आती है, कई बार बार गर्भाधान करवाना पड़ता है, तो ये पशु को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर शर्मा, एक बात और पूछना चाहूँगा, अब का जैसे थोड़ा सा मौसम खुश्क है, हाँ जी बिल्कुल, और भविष्यवाणी भी ऐसी है कि शायद बरसात कम हो, तो ऐसे हालात में चारा भी थोड़ा सा हरा कम ही मिलेगा। बिल्कुल। जो सूखा चारा है, मान लो धान की पराली है या तूड़ी है गेहूं की, बिल्कुल, उसको पौष्टिक बनाने के लिए कहते हैं यूरिया वगैरह का छिड़काव कर उसको कुछ दिन रखो तो वो पौष्टिकता उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये क्या विधि है? वाकई जैसे हमारा मौसम विभाग बता रहा है कि भाई कुछ हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश का कम मतलब हो सकती है, तो ऐसे में वाकई हमारे पशुपालकों के लिए समस्या आ सकती है, और उनको जैसे हरा चारे की विशेष रूप से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो हरा चारा कैसे होगा। लेकिन उनके पास जैसे आपने बताया धान का पुआल है या गेहूं का तूड़ा उपलब्ध है, तो इसको भी पौष्टिक बनाया जा सकता है, और उसका तरीका ये है यूरिया से उपचार करके, क्योंकि यूरिया के अंदर देखा जाएगा ये इसमें नाइट्रोजन होती है, और हमारे पशु के अंदर एक ऐसा पेट के अंदर सिस्टम होता है जो इस नाइट्रोजन को अमोनिया बदल देता है, और उससे हमारे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम यूरिया का अगर हम पशु को दें तो उससे काफ़ी हद तक जो धान का पुआल है या भूसा है उसको हम पौष्टिक बना सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि 100 किलो भूसा को लेना चाहिए या धान के पुआल को ले लें, और उसको ज़मीन पे अच्छा साफ जगह पे उसको फैला दें, और 4 किलो यूरिया जो है पानी में घोल लें। 100 किलो पानी के आसपास जितना घोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, और उसमें थोड़ा सा आधा किलो नमक, और 2 किलो अगर संभव हो तो या तो गुड़ डाल लें या सीरा डाल लें, और इसका घोल बनाकर उस भूसे पर या जो धान का पुआल है उसके ऊपर उसका छिड़काव कर दें। अगर भूसा है तो उसको जो है अलट पलट दें,
और इसको इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने के बाद में उसको पूरी तरह से ढक दें, या तो कोई मिट्टी का लेप लगा दें या कोई ऐसा तिरपाल डाल दें, जिसमें तिरपाल वो भी डाल सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो अमोनिया गैस बनती है वो उसके अंदर बनी रहे। तो जो यूरिया का जो अच्छा प्रभाव है वो दाने में, सूखे चारे में आ जाता है। और उसको कुछ दिन बाद पशु को थोड़ा थोड़ा करके अगर हम खिलाएंगे, एकदम तो पशु नहीं खाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आदत डालें, जैसे पहले 1 किलो खिला लिया, फिर 1.5 किलो, उस तरह से अगर उसको बढ़ाएंगे तो उस पशु को, जो हमारे पशुपालक हैं, उसको जैसे मान लो हरा चारा नहीं है तब भी काफ़ी हद तक जो है हमारा पशु को पौष्टिकता से भरा हुआ जो है ये चारा मिल जाता है। और ये काफ़ी सस्ता भी है, क्योंकि यूरिया बहुत सस्ता पड़ता है, अगर देखें, अगर प्रोटीन के और सोर्स देखें तो उससे काफ़ी सस्ता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, सूखा पड़ जाता है, हरा चारा नहीं मिल पाता, तो ये विधि भी अपना सकते हैं। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो नवजात बच्चे होंगे, होते ही उनकी क्या देखभाल करनी चाहिए? क्योंकि अब तो ब्याह आया हुआ है, देखो बच्चे तो होंगे पैदा समय पे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पशु किसान के पास जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे भैंस का हो या गाय का हो, हमारा किसान का फ़र्ज़ है कि उसकी पूरी देखभाल करें ताकि वो उसकी मृत्यु नहीं हो। तो कई बार देखा गया है कि हमारे किसान भाई कई बार लापरवाही करते हैं। तो एक तो मैं तो कहता हूं कि अगर मान लो स्वस्थ बच्चा लेना है, आगे उसको पशु बनाना है, तो गर्भावस्था से ही उसको पशु की देखभाल करना चाहिए। कई बार किसान भाई हमारे दाना जो गर्भ पशु है उसको दाना नहीं देते, कि चलो भाई अब तो ये कुछ दूध भी नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पूरा दाना, आम बात है, दाना, तो उसको 3 किलो दाना तो ज़रूर उसको मिलना चाहिए, ताकि जो गर्भ में जो पशु बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ पैदा हो। पैदा होने के बाद में सबसे पहले तो ये है कि उसको पहला दूध माँ का ज़रूर पिलाना चाहिए। जो पहला दूध है उसको जैसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत तरह की ऐसी प्रोटीन होती हैं जो उस बच्चे को पूरा जीवन भर बीमारियों से लड़ने की एक ताकत देती हैं, कुदरती ताकत देती हैं। तो 1 हफ्ते तक, जिसको हमारे किसान भाई खीस कहते हैं, तो उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। 1.5 से 2 किलो तक पूरे 24 घंटे में उसको खीस ज़रूर पिलाना चाहिए। मोटे तौर पर डॉक्टर साहब हम 1 थन छोड़ देते हैं, अगला 1 थन भाई बच्चे का रहा, क्या ठीक है ये? नहीं, देखिए वो तो खैर ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर चारों थनों से निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा चारों थनों से ठीक है। अच्छा। क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो उसके जो स्रोत होते हैं वो ढंग से खुल जाते हैं। तो अगर 1 भी पिला देते तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पिलाना चाहिए, कई बार 10 लग जाते हैं उसे ज़्यादा पिलाने से। लेकिन हमारे किसान भाई को पता होता है कि भाई अब इसका पेट भर गया है, तो वो खीस ज़रूर पिलाएं, उससे पेट भी साफ़ हो जाता है, ताकत भी मिलती है। उसके बाद में इसमें एक नाभि में एक दिक्कत आ जाती है, कई बार नाभि टूट जाती है जब बच्चा गिरता है, तो उसमें कई बार कौआ लग जाते हैं, कोई जैसे कुत्ता लग गया तो खींच के ले गया, तो उसमें कई बार नाभि में घाव बन जाता है। और अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो देखा गया है कि कीड़े तक पड़ जाते हैं और वो कीड़े अंदर तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये है कि उसके लिए पेट के नीचे से 1-2 इंच जगह छोड़कर एक धागा बांध दें और साफ़ कैंची या ब्लेड से उसको काट दें, तो देखा गया है कि 15-20 दिन में वो अपने आप ही सूख कर ठीक हो जाता है और ये समस्या नहीं आती है। डॉक्टर साहब, आपने जो मुख्य बातें बताई किसान को ध्यान में रखने वाली हैं, जिससे पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उत्पादन भी सब भी बना रहे और किसान को कोई नुकसान न हो, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन dd। भेजे हमें मेल
krishidarshan.dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि इसमें दी गई जानकारियों का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और पता आपने नोट कर ही लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप अपने अनुभवों से भी हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। अब चलते चलते आपको बता दें कि कल आप खास कार्यक्रम देख सकेंगे उत्तराखंड में युवाओं और महिलाओं द्वारा स्वरोजगार के कार्यक्रम के बारे में। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।